गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में आज बात कर रहे हैं निक्षेप अनुबंध के बारे में। निक्षेप अनुबंध निक्षेप अनुबंध, इसे उपनिधान अनुबंध भी कहा जाता है। उपनिधान अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट, मतलब निक्षेप अनुबंध। इसके अर्थ के बारे में हम पहले बात करेंगे और उससे पहले बात करेंगे निक्षेप अनुबंध होता क्या है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु किसी उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति को देता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का यूज करके या तो वापस कर देता है अपना उद्देश्य पूरा करके, या अन्य किसी व्यक्ति को सुपुर्द कर देता है, तो उसे निक्षेप अनुबंध में की श्रेणी में कहा गया है। इसके एक डेफिनेशन में आपको बताता हूं। एक ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को अपनी वस्तु किसी उद्देश्य के लिए दी जाती है और दूसरा पक्षकार वही वस्तु को प्राप्त करके अपने उद्देश्य को पूरा होने के बाद उसे लौटा देता है या किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द कर देता है, निक्षेप अनुबंध कहा जाता है। निक्षेप अनुबंध जिस अंग्रेजी में बेलमेंट के नाम से जाना जाता है, इसे अंग्रेजी में तो इसे बेलमेंट के नाम से जाना जाएगा इंग्लिश में, और इसे फ्रेंच भाषा में इसकी जो उत्पत्ति हुई है, फ्रेंच भाषा के बेलियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जिसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सुपुर्दगी देने से है। अब सुपुर्दगी मतलब डिलीवरी देने से है, कोई भी वस्तु की डिलीवरी दे देना और डिलीवरी के साथ साथ उस वस्तु की पूरी देखभाल भी करना, ताकि हम, और एग्जांपल के रूप में हम इसकी एक छोटी सी बात करते हैं। जैसे आज आप कोई वस्तु किसी से रेंट पर ले आए, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है? उस वस्तु का उपयोग लेकर करना, और जिस व्यक्ति से आप लेकर आए उसे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा, और आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे और करने के बाद उस वस्तु को वापस लौटा दी जाएगी। या इस व्यक्ति ने, ये पहले पक्षकार ने कह दिया कि थर्ड पर्सन को ये वस्तु क्या कर दी जाए? सुपुर्द कर दी जाए, उसे उसकी डिलीवरी दे दी जाए। मतलब अब आप इसे ले आए, ठीक है, यहां से आप आगे 5 किलोमीटर चलकर, अब ये वापस आपके पास वापस लेकर आएगा तो 5 किलोमीटर वापस आएगा, यानी कि उस गाड़ी का फ्यूल जलेगा। इस व्यक्ति ने क्या किया? ये कह दिया कि आप यहां से वापस जाकर आगे 2 किलोमीटर चल के इस व्यक्ति को ये वस्तु सुपुर्द कर दे जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए। मतलब आप रेंट पे लेके आते हैं 2 दिन, 3 दिन या 1 दिन या 4 दिन के लिए, तो जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा आप वस्तु आगे सुपुर्द कर दे, और आगे कोई ऑर्डर नहीं है, किसी की डिमांड नहीं है, तो आप इसे वापस लाकर दे देते हैं। ये करते हैं ना, तो इस सारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बेलमेंट यानी कि निक्षेप अनुबंध कहा जाता है। इसकी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 148 के अंतर्गत इसकी एक परिभाषा दी गई है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल सुपुर्द करता है कि निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल की सुपुर्दगी देने वाले को
वापस लौटा दी जाएगी, माल की स्फूर्ति देने वाले को वापस लौटा दी जाएगी, अथवा उसके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर दी जाएगी। अगर इसने निर्देश दे दिया कि माल आगे स्फूर्त कर दे तो आगे व्यवस्था कर दी जाएगी। तो ऐसे अनुबंध को ही निक्षेप अनुबंध कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि निक्षेप अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु इस शर्त पर सौंपता है कि वह निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद उस वस्तु को लौटा देगा या उसके कहने के अनुसार आगे व्यवस्था कर देगा। तो जो व्यक्ति वस्तु स्फूर्त करता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपी या निक्षेपकर्ता। और जो वस्तु को प्राप्त करता है ये स्फूर्त करता है, ये देता है इसे अपनी वस्तु, और ये प्राप्त करता, तो जो प्राप्त करता है उसे निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ आवश्यक तत्व आते हैं जिसमें क्या है, माल का ही निक्षेप होगा ओनली, न कि धन का निक्षेप होगा। ठीक है ना, बैंक में जमा धन हमारा निक्षेप नहीं है, वो एक हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो हमारा स्फूर्त नहीं पड़ा, उसके बदले में हम उससे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। ओनली माल का ही निक्षेप होगा। हम एग्जांपल के रूप में एक बात और ले लेते हैं, हम नॉर्मल किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी भी दे देते हैं ना, और वो अपना कार्य पूरा होने के बाद हमें वापस लौटा देता है, या हम उसे कह देते हैं कि आप मेरे पास वापस ना लेकर मेरे घर पे ही खड़ी कर देना, कह देते हैं ना, तो उसके कहे अनुसार हमने व्यवस्था कर दी, तो वो निक्षेप अनुबंध की श्रेणी में आती है। अब बदले में हमें क्या मिला? अगर हमने देखिए, बिना प्रतिफल के भी निक्षेप होता है और प्रतिफल के साथ भी निक्षेप किया जाता है। आगे बात आएगी इसके वर्गीकरण में, तब आपसे बात करता हूं। तो निक्षेप अनुबंध के जो आवश्यक तत्व है उसमें पहला है माल का ही निक्षेप होगा। दूसरा, निक्षेपी द्वारा वस्तु का ही हस्तांतरण किया जाएगा। किसका? वस्तु का ही हस्तांतरण किया जाएगा। उसके बाद अनुबंध के अंतर्गत ही हस्तांतरण होगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ पर कितने दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, उसके अकॉर्डिंग ही हस्तांतरण किया जाएगा, न कि आप ले गए और 10 दिन बाद वापस देकर जाए। नहीं, जो आप कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसकी आपको जो भी रेंट है, जो भी उस वस्तु का रेंट बनता है, वो आपको पहले एडवांस में जमा करवा के जाना होगा। प्लस इसके अलावा एज ए सिक्योरिटी के रूप में भी कुछ राशि जमा करवानी पड़ सकती है। जैसे ही आप वस्तु वापस लेकर आएंगे, क्या होगा? आपको आपकी सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। उसके बाद किसी उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। उद्देश्य होना चाहिए, ये नहीं कि वस्तु ले आए और घर पर लाके रख दी, ऐसा नहीं। वो वस्तु आपके यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है ना, आप उस वस्तु को हड़पना नहीं चाहेंगे, कहीं अपने कब्जे में कर ले, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो फिर क्या हो जाएगा? व्यर्थ अनुबंध की श्रेणी में चला जाएगा। उसके बाद बात आती है उद्देश्य का अल्पकालीन एवं अस्थायी होना। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। आप कोई वस्तु लेकर जाएंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितना दिन कह के गए, तो शॉर्ट टर्म पीरियड है। 1 साल तक हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड चलता है। ठीक है ना, अगर कोई, जैसे आपका निर्माण कार्य काफी ज्यादा चल रहा है, किराए के लिए जैसे ज्यादातर आपको पैड्स वगैरह या कोई घोड़ी वगैरह या इसके अलावा कोई जालियां वगैरह चाहिए, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चाहिए होती है। लॉन्ग टाइम पीरियड ये नहीं है कि आप 2 साल 4 साल के लिए रखेंगे, 1 साल तक रखेंगे, शॉर्ट टर्म अवधि में ही होगा। ठीक है ना, आपका मकान बनने में मान लीजिए कुछ 4 साल भी लग रहे हैं, 2 साल भी लग रहे हैं, तो आपको विद इन 360 डेज के अंदर अंदर यूज करके 1 दिन चाहे वापस लेकर आना होगा, और तुरंत चाहे दोबारा रिन्यू करके वापस ले जाए। शॉर्ट टर्म अवधि के लिए होगा और अस्थायी प्रकृति का होता है। और माल की वापसी होना अति आवश्यक है। हाँ, माल का रूप परिवर्तन संभव है, मतलब आपसे कोई आज मैं चीज लेके गया, मान लीजिए ये डस्टर लेकर आया, बिल्कुल नया था, कोई प्रकार का ये काला अक्षर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे वापस लौटा रहा हूं तो इसका मैंने यूज किया है, यूज करने के बाद इसकी सतह पर परिवर्तन आ गया, यहां भी इसके काले काले धब्बे लग गए, यानी कि रूप परिवर्तन संभव हो सकता है। और
बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं है। तो ये हमारे इसके आवश्यक तत्व थे। अब बात आती है निक्षेप अनुबंध का वर्गीकरण कैसे होगा। इसका वर्गीकरण दो तरीके से होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। निक्षेप अनुबंध का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण, इसके यानी कि टाइप्स भी कह सकते हैं हम इसके। तो पहला है ए पॉइंट, उद्देश्य के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारा उद्देश्य क्या है उसके आधार पर भी हम, यानी कि जमा धन सुरक्षित रखने के लिए निक्षेप है। निःशुल्क प्रयोग का निक्षेप किया जा सकता है, शुल्क पर निक्षेप किया जा सकता है, लेकिन मतलब हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होना अति आवश्यक है। ठीक है ना। परिवहन के लिए भी हम निक्षेप कर सकते हैं, मरम्मत के लिए भी हम निक्षेप कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य होना अति आवश्यक है। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है, जो मेन है, प्रतिफल के आधार पर, प्रतिफल के आधार पर। इस प्रतिफल के आधार पर निक्षेप को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निःशुल्क निक्षेप, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि बिना प्रतिफल के भी निक्षेप किया जा सकता है, बिना प्रतिफल के निक्षेप यानी कि माल स्फूर्त किया जा सकता है। जैसे आप अपने कोई रिलेटिव को कोई वस्तु दे देते हैं और वो उसका यूज करके हमें वापस लौटा देता है, लेकिन माल की वापसी होना अति आवश्यक है यूज होने के बाद। हाँ, क्योंकि हमने उसे निःशुल्क बिना प्रतिफल के वस्तु स्फूर्त की है, उसे यूज करने के लिए दी है। तो रिलेटिव्स को तो उसे हम कोई किराया नहीं भी लेते, कई बार ऐसा हो जाता है। तो निःशुल्क निक्षेप भी संभव है। तो इसके लिए भी कुछ नियम आते हैं। तो नियम ये है कि निक्षेपी का उत्तरदायित्व तो बनता है क्या, कि उस वस्तु को यूज करके और जितना हो सके उसे नीट एंड क्लीन करके रिटर्न की जानी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो इसी में आता है, निक्षेपी को निक्षेप अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होता है। निक्षेप अनुबंध समाप्त करने का मतलब वस्तु ले गया और वापस देने का उसे अधिकार है। ठीक है। और ये नहीं कि बाद में अपने पास जमाई कर ले, उसे समाप्त नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपसे एक वस्तु लेकर गया और बदले में आपसे दूसरी वस्तु ले ली। ठीक है ना। ये हो सकता है कि आपके मेरे ये यूज नहीं है, आपके ये यूज नहीं है। ठीक है। और ये मेरे यूज आ सकती है और ये आपके यूज आ सकती है। तो एक दूसरे से अदला बदली की जा सकती है वस्तु की। हाँ, उसका मूल्य में परिवर्तन होगा। अब ये वस्तु 10 रुपए की, ये 8 रुपए की, 2 रुपए का डिफरेंसेस है, लेकिन 2 रुपए के लिए कोई रुपए एक्स्ट्रा नहीं लेता, लेकिन वस्तु जो बेकार पड़ी है काम आ सकती है। तो इस प्रकार का से अनुबंध समाप्त भी करने का अधिकार भी है। और उसके बाद दूसरा आता है इसी में, जो पहला ये निःशुल्क था, दूसरा था सशुल्क निक्षेप। अब ये तो आपको पता ही है कि ज्यादातर वस्तु रेंट पर ही जाती है ना। तो इसमें उद्देश्य निश्चित है, कार्य भी निश्चित है और वस्तु उपयोग भी की जाएगी और कहे अनुसार आगे वस्तु व्यवस्था भी कर दी जाएगी। तो ये है निःशुल्क और सशुल्क निक्षेप। ठीक है। इसमें इसके कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। निःशुल्क निक्षेप में पहला पॉइंट आता है जैसे प्रतिफल। निःशुल्क निक्षेप में कोई प्रतिफल नहीं होता और सशुल्क में प्रतिफल विद्यमान होता है। लाभ या हित, इसमें केवल एक पक्षकार का हित या लाभ होता है निःशुल्क में, और सशुल्क में दोनों पक्षकारों को लाभ होता है और दोनों का हित भी होता है। इसे एक को किराया मिलता है और दूसरे का कार्य पूरा हो जाता है। अनुबंध भंग, इसमें निःशुल्क में कभी भी अनुबंध का भंग किया जा सकता है। इसमें सामान्यतः वस्तु प्राप्त करने के बाद ही अनुबंध का भंग होगा, उससे पहले अनुबंध समाप्ति होगा, भंग नहीं होता। इसमें उन दोषों को प्रकट, यानी कि निःशुल्क में निक्षेपी को उन दोषों को प्रकट करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसकी उसे जानकारी होती है। जैसे अब मैं आपसे बाइक लेके गया, ठीक है, एग्जांपल के रूप में मैं आपसे बाइक ले गया। अब बाइक मुझे पता लगा क्या
मुझे तो पता है कि मेरी बाइक है, सॉरी आपकी बाइक है, मुझे पता नहीं, आपको पता है। एग्जांपल थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं कि आपकी बाइक और लेकर मैं गया, आपको पता है कि आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम है, एक तो ब्रेक कम लगते हैं, दूसरा उसमें ऑयल कम है, आपको पता है, ठीक है, आपको उसकी जानकारी है, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। ये इसके लिए आपको इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है, और सहशुल्क में दोषी नहीं ठहराया जाता। क्यों नहीं ठहराया जाता? उसमें देने वाला पहले ही उस वस्तु की सारी जानकारी दे देता है। तो ये इसके लगभग 3 या 4 अंतर है जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। कल हम एक निक्षेपी के यानी कि जो वस्तु देता है उसके कर्तव्य या दायित्व, और जो उस वस्तु को ग्रहण करता है उसके कर्तव्य या दायित्व और अधिकारों के बारे में सीधी चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।